हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे। मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था, तो उसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और हिंदी के क्वेश्चन थे और उसमें कुछ मिक्स भी क्वेश्चन थे। तो उससे भी और अच्छा आपके सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्री होगा, इसमें संविधान से क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे और महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक और 2022 के महत्वपूर्ण सूचकांक होंगे। देश और उनकी राजधानी एवं मुद्राएं, इनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो आपकी सारे एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। देश और राजधानी और उनकी मुद्राएं, तो इन्हीं से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन और उसका प्रैक्टिस सेट ले गया हूँ। 2022 के सूचकांक भी होंगे इसमें, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसमें 2022 के सूचकांक भी होंगे, जो अभी तक जारी हुए हैं वो सभी। और जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो इम्पोर्टेंट है, सूचकांक इंडेक्स, उन्हीं के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। और हिस्ट्री संविधान से क्वेश्चन होंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेस पे आपको वीडियो मिलती रहेगी आपकी एग्जाम से रिलेटेड। और दोस्तों, एसएससी का फॉर्म आ गया है, वैकेंसी आ गई है, तो आप फॉर्म अगर डालना चाहें, उसका फिल करना चाहें तो उसको भर सकते हैं फॉर्म को। बहुत अच्छी वैकेंसी एक्टिव आ रही है एसएससी में, बहुत सारी वैकेंसी है, तो डाल दीजिए, मौका गवाइएगा नहीं, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल सीट और वीडियो से संबंधित एक पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने जैसा पहला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1960 को लड़े गए बांडीबाद के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरे कोटे, क्लाइव, विलियम हेजेज, वाटसन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयरे कोटे ने किया था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व। और बांडीबाद का जो युद्ध था, ये हुआ किसके किसके बीच में था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था बांडीबाद का युद्ध। और युद्ध अंग्रेज जीते थे और जो है फ्रांसीसी हार गए थे। ये बांडीबाद का जो युद्ध था, ये युद्ध जो अंग्रेज जीते थे और जो है फ्रांसीसी हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति की। वारन हेस्टिंग्स। और मतलब समाप्त किसने की है? द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की वारन हेस्टिंग्स ने। तो इसको जो है शुरू किसने किया था फिर? तो इसको जो है शुरू किया था, यानी कि लागू किया था, तो वो आपका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने इसको शुरू किया था, मतलब लागू किया था। अब लॉर्ड क्लाइव ने समाप्त की वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। बंगाल में पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये बताइए। बंगाल में आपका पहला गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। जो आपकी यूपीएससी की एग्जाम होती है, उसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और लॉर्ड जो वेलेस्ली हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि स्वीकार की थी। इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि स्वीकार की थी, ठीक है दोस्तों। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये आपके सिविल सेवा के जनक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है,
क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था? बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या रजिया सुल्तान ने? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलबन ने। बलबन इज द राइट आंसर। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी, अब ये समझ लेते हैं कि होता क्या है ये तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी मतलब 40 सरदारों या 40 लोगों का एक समूह होता है, और इसको शुरू किया था बलबन ने ही। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे समाप्त किया था। बलबन ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको समाप्त किया था, तुर्कान ए चहलगानी को। बलबन ने जो था बलबन ने ही नवरोज की, जो नवरोज होते हैं जिनको हम नवरोज बोलते हैं, उसका जो शुरुआत की थी वो बलबन ने ही की थी। नवरोज की शुरुआत बलबन ने ही की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, केरल, मध्य भारत? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल से आपका शुरू हुआ था कूका आंदोलन, पश्चिम बंगाल से। अभी मतलब शुरू हुआ था ये तो बता दिया गया है कि पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कब शुरू हुआ था, उसका सन बताइए, नहीं तो उसका डेट बताइए। तो आपको डेट अगर एग्जैक्ट नहीं आते तो उसका सन तो पता ही होना चाहिए कम से कम। ये आपका शुरू हुआ था 1840 में शुरू हुआ था, और उसके बाद जो है 1872 तक चला था। ठीक है, हुआ कहाँ था? पश्चिम बंगाल में, जो कि अभी आपको बता दिया है। ठीक है, और इसको जो है भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में इसको लड़ा गया था, कूका आंदोलन को। जो हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में शायद इसको लड़ा गया था, भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में, भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में इसको लड़ा गया था कूका आंदोलन को। जो ये भी आपका एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। जितने आपको लगभग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं 95% एग्जाम्स में सारे आए हुए ही क्वेश्चन हैं, और 5% वो हैं जिनका आने की संभावना है, जो आपके लिए लेके आए हैं हम लोग प्रैक्टिस शेड्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। सुब्रमण्यम अय्यर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, महात्मा गांधी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ये भी आपको पता होना चाहिए। पुनर्जागरण काल का जनक इनको ही कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। राजा इन्हें, अब इनके नाम के आगे लगा है राजा, तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि ने किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी इन्हें राजा की उपाधि। अकबर द्वितीय ने दी थी इन्हें राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय जी को। और उन्होंने 1813 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। राजा मोहन राय ने 1813 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, और 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी इन्होंने ही, राजा राम मोहन राय जी ने। ऐसे याद रखिए, 1813 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा। ठीक है, और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमने कम से कम आपको 4-5 आंसर बता दिए। ठीक है, इतना ही टीचर लोग सब बोर्ड पे बताते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं उसके बोर्ड पे भी यही सब बताते हैं, इतना ही जितना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि या बुध? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति। बुध सबसे छोटा है, ये जो है सबसे छोटा है। और जो है शनि जो है उसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं 82 उपग्रह हैं शनि के पास। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश शॉर्टकट में कहते हैं कैग, और जो है इसको 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और कौन से आर्टिकल में आपका दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। कैग आपका संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 148 में आपका दिया हुआ है कैग के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में आपका दिया हुआ है? दिया हुआ है आपका आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में ये दिया हुआ है। 75 के 3 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? मतलब जो रिकॉर्ड रहता है, तो जो कैग प्रस्तुत करता है वो किसको प्रस्तुत करता है, किसके सामने रखता है? मतलब प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या संसद के सामने। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है प्रतिवेदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सिग्नेचर द्वारा ही आपका बजट जो है पास होता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। और ये जो है बजट के बारे में आपका कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 112 में दिया गया है बजट के बारे में। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 मतलब बजट के बारे में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण टाइप ऐसे कुछ इसमें है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो आपको बजट पेश होता है एक साल में, उसका पूरा लेखा जोखा इसी के अंदर होता है, ठीक है। भारत में सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो आप ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन है, तो एक सही ऑप्शन होगा जेम्स विल्सन, उस पर टिक कर दिएगा, ठीक है। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत में बजट प्रस्तुत किया था। और सबसे ज्यादा बार अभी तक बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आपका लिख लीजिए। सबसे ज्यादा बार अभी तक मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया है। कितनी बार किया है? 10 बार। और सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? वो आपका किया है मोरारजी देसाई ने। कितनी बार किया है? 10 बार किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। गिर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार किसी ना किसी एग्जाम में जरूर एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। नेशनल पार्क हो गया, राजधानी उनकी मुद्राएं हो गई, इनसे जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है। आपका लोक नृत्य हो गए जो, और जो है फेस्टिवल हो गए, और कोई ना कोई मंदिर हो गए जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इनसे जो क्वेश्चन जरूर एक दो पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देश राजधानी और उनकी मुद्राएं जो है पूछ लेता है। अदर कंट्री की क्या मुद्रा है, इसकी क्या कैपिटल है, इस टाइप से। तो इसको आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। बताइए अगर आप लोगों को पता, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, मतलब गिर नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं ये भी आपको चलो बता ही देते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में है संजय गांधी है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है,
चंदौली नेशनल पार्क है, और भी हैं इसमें एक दो। हमने आपको बताया संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, ये आपके सारे पड़ते हैं महाराष्ट्र में। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आपके पड़ते हैं, आप लोग एक दो तो जानते हो, कान्हा का नाम आपने सुना होगा, कान्हा, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। चलिए मध्य प्रदेश का बता देते हैं, कान्हा, पन्ना, पेंच और बांधवगढ़। उत्तराखंड का आपको बताते हैं, जिम कार्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क बहुत ही पुराना नाम है, शायद इसका नाम अभी बदल के कुछ रखा गया है, वो हमें इस टाइम याद नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। गुजरात में आपके कौन कौन से हैं? मरीन है, बंसदा है, बेलदर है, बेलदर नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क आपके गुजरात में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपलेख दर्रा, शिवकीला दर्रा, लिपलेख दर्रा, शिवकीला दर्रा, नीति दर्रा, बुलिंगला दर्रा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवकीला दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। शिवकीला दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। शिवकीला मतलब उत्तराखंड में स्थित नहीं है शिवकीला, तो ये आपका है कहाँ, मतलब उत्तराखंड में नहीं है तो किस जगह पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है शिवकीला दर्रा, ठीक है। और बड़ा लाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। शिवकीला, बड़ा लाचा, शिवकीला, बड़ा लाचा, ये आपके दोनों हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, सेबी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई करता है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है आपका आरबीआई। अब आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसका गवर्नर कौन है? तो आरबीआई की स्थापना आपकी हुई थी 1935 में। 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो है इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए था। आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आबकारी कर, विक्रय कर, आयकर या उत्पाद कर? तो इसका आपका जो है प्रत्यक्ष कर है आयकर। अरे जो सैलरी टैक्स आपका होता है उसको ही आयकर बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 368, आर्टिकल 381, आर्टिकल 370। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 368 में, ठीक है। 368 में दिया गया है आपको भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान। अब संशोधन की बात है तो ये लिया कहाँ से गया है? यह आपका लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इसको आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब कौन से पार्ट में है ये संविधान के? आपके भाग 20 में। भाग 20 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भाग 20 में दिया गया है भारतीय संविधान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है। चुनाव आयोग आर्टिकल 3 से 24 में है, यह भी आपको पता होना चाहिए, और भाग 15 में है। चुनाव आयोग आर्टिकल 335, आर्टिकल 335, भाग 15,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 में, 1955 में, 1957 में या 1961 में? तो यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1955 में भारतीय विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? समतल दर्पण के, गोली दर्पण के, उल्टा दर्पण के या सीधा दर्पण के? तो ये उत्तल और अवतल दर्पण गोली दर्पण के उदाहरण है। गोली दर्पण के उदाहरण है उत्तल और अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। अब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इस टॉपिक से होंगे, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, टॉपिक बाय ज्यादातर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डेली एग्जाम, आपके एग्जाम की दृष्टि से रिलेटेड जितना भी जो भी होता है उसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्द आप सभी के सामने लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? अबुल फजल, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, फिरदौसी? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, इसी के ऊपर पद्मावत मूवी बनी थी, जिसमें आपका बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, जिसका पालतू रणवीर सिंह। ठीक है, और जो है अबुल फजल की कौन सी पुस्तक है? फिर अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी है? अकबरनामा। अकबरनामा इन्होंने लिखी है, अकबरनामा। अकबरनामा इनकी पुस्तक है। सूरदास की कौन कौन सी पुस्तक है? सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक है सूर सागर और साहित्य लहरी, सूरदास जी की पुस्तकें हैं। मलिक मोहम्मद जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है, पद्मावत है। फिरदौसी की कौन सी पुस्तक है? फिरदौसी की पुस्तक है आपकी शहनामा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। अबुल फजल की अकबरनामा और सूर सागर की साहित्य लहरी, मलिक मोहम्मद जैसे की पद्मावत, फिरदौसी की शहनामा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कबीर दास की प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र, यामा, कामायनी, बीजक। तो कबीर दास की प्रसिद्ध पुस्तक आपकी बीजक है। ठीक है, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? पंचतंत्र आपकी पुस्तक है ये विष्णु शर्मा की है। यामा आपकी पुस्तक है महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी वर्मा जी की पुस्तक है यामा। कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है, यामा महादेवी वर्मा की पुस्तक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, बीजक कबीर दास की पुस्तक है। दोस्तों आपका हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है बुक से रिलेटेड, उनका ऑथर कौन है, उनका लेखक कौन है। ठीक है, हिंदी से नहीं पूछेगा तो किसी ना किसी वैज्ञानिक का पूछ लेगा, कोई बहुत बड़ा जो पॉलिटिशियन होगा उसकी पुस्तक को पूछ लेगा, या कोई बहुत बड़ा थिंकर होगा तो उसकी जो है बुक को पूछ लेता है किस लेखक ने लिखी है। ठीक है, तो आपको जरूर उसके बारे में पता होना चाहिए। महाभारत किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? वेद व्यास, कालिदास, चाणक्य या प्रेमचंद? तो वेद व्यास, महाभारत आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आपकी वेद व्यास की। ठीक है, कालिदास की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? कालिदास की आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है मेघदूत। चाणक्य जी की अर्थशास्त्र है। ठीक है, और प्रेमचंद की है कर्मभूमि, करमचंद की कर्मभूमि। वेद व्यास महाभारत लिखा था, कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक अभी मैंने आपको बताई मेघदूत है, चाणक्य की है अर्थशास्त्र, और नीचे दिए गए हैं आपके प्रेमचंद, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कर्मभूमि, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कर्मभूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। यंग इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद। तो ये आपकी यंग इंडिया जो है आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यंग इंडिया आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद। तो ये आपकी प्रसिद्ध पुस्तक शायद महात्मा गांधी जी की, हाँ महात्मा गांधी जी की शायद एक प्रसिद्ध पुस्तक है, दोस्तों कंफर्म नहीं है, शायद महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक है यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बाणभट्ट, रसखान। तो गीतांजलि आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि। अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन, ठीक है। बाणभट्ट की कौन सी है? बाणभट्ट की कादम्बरी है। रसखान की कौन सी है? रसखान की प्रेम वाटिका है, ठीक है। गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है और अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन, बाणभट्ट जी की है कादम्बरी, रसखान की है प्रेम वाटिका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। अब आपका जो है टॉपिक होगा महत्वपूर्ण सूचकांक 2022 के जो होंगे उनसे रिलेटेड टॉपिक होगा। जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमें इंपॉर्टेंट लगे प्रैक्टिस से, उसी के द्वारा आपको लाया गया है महत्वपूर्ण सूचकांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 110, 93, 112 या 87? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 87 नंबर पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 27वें नंबर पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। अंतिम स्थान पे कौन है? और जो है लास्ट पे है एकदम अफगानिस्तान, और जो है पहले स्थान पे है इसमें जापान, ठीक है। और इसमें टोटल जो है पार्टिसिपेट करते हैं जो कंट्री देश कितने हैं? 199 हैं। 199 टोटल जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? 199 हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको जारी कौन करता है, ठीक है। इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था जो है इसको जारी करती है। हेनले एंड पार्टनर्स इसको जो संस्था है उसको जारी करती है, ठीक है। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है, अभी मैंने आपको बताया अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। पहले पे है जापान और टोटल देश में 199 पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत का स्थान है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 27वें स्थान पर भारत, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। अब पहले स्थान पर हाँ सही है, उड़ीसा पहले स्थान पे उड़ीसा है। और लास्ट पे कौन है? लास्ट पे आपका है गोवा। लास्ट पे कौन है? लास्ट पे है आपका गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है इसको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडिया? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे इज द राइट आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे आपका जो है पहले नंबर पे है। और लास्ट पे कौन है? लास्ट पे आपका है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एकदम लास्ट पे है इसमें। उत्तर कोरिया इसमें लास्ट पे है। भारत का इसमें जो है प्लेस कौन सा है? भारत का स्थान है इसमें 150वां 150 इसमें भारत का प्लेस। इसको मतलब जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसको जारी करता जो है जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का, भी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 117, 123, 136, 137? तो इसका आपका 136वां स्थान है इसमें भारत का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में, ठीक है। भारत का 136वां स्थान है। जो है पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका है फिनलैंड। और अंतिम पर कौन है? चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ इसमें लास्ट पे अफगानिस्तान है। और इसको जारी कौन करता है? ये आपको बताना, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, ठीक है, यूएनडीपी इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें टोटल मेंबर इसमें 146 है, ठीक है।
टोटल मेंबर इसमें 146 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 58वां, 43वां, 53वां या 43वां? इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 43, 43वां स्थान है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, ठीक है, 2022 में भारत का। और अंतिम स्थान किसका है? अंतिम स्थान आपका वेनेजुएला का है। अब पहले स्थान पे कौन है? फर्स्ट प्लेस पे अमेरिका है आपका, ठीक है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसको जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है देश और उनकी राजधानी एवं मुद्राएं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हम लोग कभी नया वीडियो डालें तो उसका आपका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आपका जो है पेड वीडियो और मुख्य सेठ का भी एग्जाम है, उससे रिलेटेड और जो है ग्रुप बी से रिलेटेड बहुत ही एकदम जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही हम लोग लेके आए हैं आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। तो अब आपको पढ़ाया जाएगा देश और उनकी राजधानी और मुद्राएं। इनसे भी आपका क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई पूछ ही दिया जाता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अफगानिस्तान देश की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, रुपया या अफगानी मुद्रा? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफगानी मुद्रा, इसकी जो है मुद्रा है अफगानिस्तान की। अब अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल इसकी राजधानी है अफगानिस्तान की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया या दिनार? रुपया जो है नेपाल की मुद्रा है और इसकी नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? डॉलर, पौंड, टका, दरहम? तो आपकी जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी पाउंड, मलेशिया की जो है पाउंड। मलेशिया की आपकी हो जाएगी पाउंड, ठीक है। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है, इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है मलेशिया की, ठीक है। और इसकी मुद्रा पाउंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। सूडान की मुद्रा क्या है? सूडान की मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, दिरहम? तो इसका पाउंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सूडान की मुद्रा है पाउंड। अब सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम इसकी राजधानी है, खार्तूम, खार्तूम सूडान की राजधानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया, मोगादिश, दमिश्क, रियाद? तो आपकी हांगकांग की राजधानी आपकी दमिश्क, हांगकांग की राजधानी आपकी है दमिश्क, ठीक है। मोगादिश आपकी सोमालिया की राजधानी है और रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। मोगादिश जो है आपकी ये उसकी राजधानी है सोमालिया की और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। और दमिश्क में अभी मैंने आपको बताई है सीरिया की राजधानी है। तो हांगकांग की आपकी राजधानी होगी विक्टोरिया और इसकी मुद्रा जो है डॉलर है, ठीक है। हांगकांग की मुद्रा जो है डॉलर है। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया और मोगादिश आपकी राजधानी सोमालिया की, दमिश्क आपकी राजधानी है सीरिया की, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और इसकी जो है हांगकांग की मुद्रा जो है डॉलर है, मुद्रा डॉलर, मुद्रा डॉलर। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा जो भी हम लोग नया वीडियो डालें उसको आपको नई नोटिफिकेशन आपके पास आता है वीडियो का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो पर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या नया किसी सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।